26 जुलाई 2009 की तारीख थी जब हिंद महासागर की उफंदी लहरों को चीरता हुआ ऑस्ट्रेलिया का गौरव SS वराठा लंदन की दिशा में आगे बढ़ रहा था। इसे अक्सर ऑस्ट्रेलिया का टाइटैनिक कहा जाता था और ये खिताब उसे सिर्फ उसके आकार के कारण नहीं मिला था, बल्कि उन उम्मीदों और ख्वाबों की वजह से भी जो ये विशाल जहाज अपने साथ लेकर चल रहा था। 142 मीटर लंबा ये दैत्याकार बोट, जिसमें 211 यात्री और 2 क्रू मेंबर यानी कुल 213 लोग सवार थे, अपने निर्धारित सफर की ओर बढ़ रहा था। शाम के लगभग 8:15 बजे थी जब वराठा डरबन बंदरगाह से केप टाउन की ओर रवाना हुआ। यात्रियों के चेहरों पर खुशी, उम्मीदें और नए सफर का जोश साफ झलक रहा था। कोई अपने परिवार से मिलने की खुशी में डूबा था, तो कोई जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करने की तैयारी में था। 28 जुलाई की सुबह लगभग 9:30 बजे जहाज ने बंदरगाह को अलविदा कहा। करीब 11 बजे रास्ते में इसका सामना ग्लेन मैकिंटायर नामक एक दूसरे जहाज से हुआ। दोनों जहाजों ने समुद्री परंपरा के अनुसार एक दूसरे को सम्मान पूर्वक अभिवादन किया और फिर अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ चले। वो क्षण वराठा की वो अंतिम झलक साबित हुआ जिसे किसी इंसान ने देखा था। जहाज दक्षिण अफ्रीका के बेहद खतरनाक वाइल्ड कोस्ट से गुजर रहा था, वो इलाका जहां हिंद महासागर का प्रचंड रूप अक्सर देखने को मिलता है। 29 जुलाई तक मौसम एक भयावह चक्रवात में बदल चुका था। कुछ ही पलों में नीला आसमान कोयले की तरह काला हो गया। अब समुद्र की लहरें साधारण लहरें नहीं थी, वे पानी के विशाल पहाड़ बन चुकी थी जो जहाज पर लगातार टूट टूट कर गिर रही थी। जहाज के अनुभवी कैप्टन, जिन्होंने अपनी 13 साल की समुद्री यात्रा में अनगिनत तूफान झेले थे, इस बार भय से कांपते हुए रेडियो की ओर बढ़े। उनकी आवाज से ये साफ झलक रहा था कि हालात नियंत्रण से बाहर हैं। मैंने कभी इतना भयानक मौसम नहीं देखा। अगर तुरंत सहायता नहीं मिली तो हम सभी बर्बाद हो जाएंगे। ये उनकी अंतिम पुकार थी। इससे पहले कि कोई जवाब मिल पाता, आसमान से एक भयानक बिजली कड़की और सीधे जहाज के कम्युनिकेशन टावर पर गिर पड़ी। कुछ ही सेकंड्स में जहाज की पूरी प्रणाली बंद हो गई। रेडियो, कंपास, इंजन, सब कुछ बिजली के झटके से कैप्टन बेहोश होकर डेक पर गिर पड़े। अब ये भारी जहाज तूफान की हवाओं और समुद्र की बेरहम लहरों के रहमो करम पर एक बेजान खिलौने की तरह बह रहा था। पूरा एक दिन जहाज तूफान की मार झेलता हुआ मौत और जिंदगी के बीच डोलता रहा। जब तूफान आखिरकार शांत हुआ तो चारों ओर बस अनंत पानी ही पानी था। न कहीं जमीन का कोई निशान, न कोई पहाड़ी, कुछ भी नहीं। इसी बीच नेवी की रेस्क्यू टीम उस आखिरी लोकेशन पर पहुंची जहां से वराठा का अंतिम सिग्नल दर्ज हुआ था, मगर वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने मान लिया कि जहाज अपने सभी यात्रियों के साथ समुद्र की अथाह गहराइयों में समा चुका है। उधर जहाज के भीतर हालात और बिगड़ रहे थे। 213 लोगों के लिए खाना और पानी बेहद सीमित था और मदद की कोई उम्मीद भी बाकी नहीं थी। घबराहट इतनी बढ़ गई कि लोगों के बीच झगड़े और हाथापाई शुरू हो गई। कैप्टन ने होश में आते ही किसी तरह स्थिति को संभाला और सबको संयम रखने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उनके सामने एक और बड़ा संकट खड़ा था। बिजली गिरने से जहाज के निचले हिस्से में एक बड़ा सुराख बन चुका था जिससे लगातार पानी भर रहा था। अब वराठा धीरे धीरे लेकिन निश्चित तौर पर डूब रहा था। कुछ ही दिनों में जहाज का बड़ा हिस्सा पानी में समा गया। वो क्षण शायद उनके जीवन का सबसे भयानक क्षण बन गया। 213 लोगों ने जल्दी जल्दी लाइफ जैकेट पहनी और एक एक कर उस ठंडे, गहरे और अनजाने समुद्र में कूद गए। जो लोग तैरना नहीं जानते थे वो जहाज के साथ ही समुद्र की कब्र में हमेशा के लिए खो गए। कुछ लोग लहरों के साथ बहते हुए कहां चले गए, इसका पता किसी को कभी नहीं चला। बचे हुए यात्री एक दूसरे का हाथ पकड़कर समूह में रहने की कोशिश करते रहे। लगातार 3 दिन और 3 रातों तक वे बर्फ जैसे ठंडे पानी में जिंदगी की उम्मीद पकड़े संघर्ष करते रहे। भूख, प्यास और थकान अब उनकी ताकत चूस चुकी थी, लेकिन तभी समुद्र की लहरों ने उन्हें एक अनजान द्वीप के किनारे पर फेंक दिया। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे रगड़ पथरीले तट पर पड़े थे, थके हुए, टूटे हुए और पूरी तरह से निराश। उन्होंने एक दूसरे को गिना। 213 में से केवल 117 लोग ही जिंदा बचे थे। चारों ओर बस घना जंगल और उभरता हुआ समुद्र दिख रहा था। वे समझ चुके थे कि वे एक ऐसी जगह फंस गए हैं जहां से बाहर निकलना लगभग असंभव था। इस द्वीप को बाद में द फॉरगॉटन आइलैंड कहा गया, क्योंकि ये इंसानी दुनिया से बहुत दूर और पूरी तरह निर्जन था। घायल कैप्टन ने सबको इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत बेहद खराब थी। तभी भीड़ में से एक दृढ़ आवाज उभरी, एक पूर्व सैनिक अधिकारी की। उसने कहा कि अब भावनाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि दिमाग से फैसले लेने होंगे। द्वीप पर सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। न कोई नदी, न कोई झरना। सिर्फ 2 दिनों में प्यास के कारण दल के सबसे बुजुर्ग सदस्य ने तड़क कर दम तोड़ दिया। ये मौत उनके लिए चेतावनी थी। उन्होंने पेड़ों की पत्तियों से ऊस इकट्ठा करना और बारिश का पानी जमा करने के लिए गड्ढे बनाने शुरू किए। जंगली जानवरों और कड़कती रातों से बचने के लिए उन्हें किसी सुरक्षित जगह की जरूरत थी। एक टीम ने पहाड़ों में एक गुफा ढूंढ निकाली, लेकिन कुछ लोग जिद्दी थे। उन्होंने समुद्र किनारे ही पेड़ों की डालियों से अपनी अलग झोपड़ी बना ली। रातें धीरे धीरे और डरावनी होती गई। आग के बिना जीना किसी दुष्स्वप्न जैसा था। दुर्भाग्य से जहाज का एक इंजीनियर, जिसका चश्मा तूफान में भी बच गया था, आगे आया। उसने कई दिनों की कोशिशों के बाद चश्मे के लेंस से सूरज की किरणें एक जगह केंद्रित कर आग जला दी। वो आग उनके लिए सिर्फ गर्मी नहीं थी, वो फिर से उम्मीद की लौ थी। उन्होंने महसूस मान
मानो पहली बार जीवित बचने की एक रोशनी मिली हो। भूख मिटाने के लिए कुछ लोग जंगल में गए। उन्हें एक काले रंग का फल दिखा जो पेड़ों पर भरपूर मात्रा में लगा था। 2 लोगों ने भूख के कारण बिना सोचे समझे फल खा लिया। कुछ ही मिनटों में वो तड़पते हुए मर गए। बाकी लोग जब और अंदर गए तो उन्होंने देखा कि जंगल जहरीले सांपों से भरा था। वापस भागते समय 2 और लोगों को सांप ने काट लिया और वे भी मर गए। उस दिन के बाद किसी में अकेले जंगल में कदम रखने की हिम्मत नहीं बची। जंगल ने उन्हें मौत दी तो उन्होंने समुद्र की ओर रुख किया। फटे कपड़ों और बेलों से उन्होंने एक स्थायी जाल बनाया और मछली पकड़ने का प्रयास शुरू किया। कई हफ्तों की नाकामियां सहने के बाद आखिरकार वे मछली पकड़ने में सफल हुए। अब उनके पास प्रोटीन का नियमित स्रोत था। दिन बीते जा रहे थे लेकिन रेस्क्यू की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। धीरे धीरे कई लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। एक युवा लड़का जिसने अपने पूरे परिवार को समुद्र में खो दिया था, एक राह चुके से पहाड़ की चोटी पर गया और नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। अब समूह में छोटी मोटी चोरियां और झगड़े आम हो गए थे। कैप्टन और कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने मिलकर सख्त नियम बनाने का निर्णय लिया। तय हुआ कि जो भी नियम तोड़ेगा उसे सजा दी जाएगी। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति को भोजन चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। उसे दंड के तौर पर 3 दिनों तक एक छोटी झोपड़ी में अकेले बंद रखा गया। ये उनकी अपनी व्यवस्था और कानून की शुरुआत थी। उन्होंने समझ लिया था कि यहाँ रहना लंबे समय तक पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने गुफा के आसपास एक स्थायी बस्ती बनानी शुरू कर दी। पत्थर और लकड़ी से उन्होंने धारदार औजार तैयार किए जिनसे वे पेड़ भी काटते और शिकार भी करते। समूह में एक बायोलॉजी का छात्र था जिसने कुछ औषधीय पौधों को पहचान कर घाव भरने व हल्की बीमारियों का इलाज ढूंढ निकाला। वे अब सिर्फ जीवित नहीं थे बल्कि जीना सीख रहे थे। उन्होंने खेती का तरीका भी निकाल लिया और धीरे धीरे भोजन का अच्छा भंडार जमा कर लिया जो कई महीनों तक काम आ सकता। लेकिन प्रकृति शायद उनकी इस थोड़ी सी सफलता से खुश नहीं थी। एक रात भयंकर तूफान ने उनकी पूरी बस्ती को उखाड़ फेंका। तूफानी हवाओं और लगातार बारिश ने उनके बनाए सारे घर तबाह कर दिए। मेहनत से इकट्ठा किया गया सारा खाना बह गया। उन्हें लगा कि वे फिर से वहीं लौट आए हैं जहां से शुरू किया था। ये झटका बहुत गहरा था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दूसरे का साथ देकर उन्होंने फिर से निर्माण शुरू किया। इस तूफान ने उन्हें सिखाया कि प्रकृति के साथ लड़कर नहीं बल्कि उसके संग चलकर ही जिंदा रहा जा सकता है। 2 साल बीत चुके थे। दल के कुछ साहसी लोगों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं चाहें वे अपनी पसंद का जीवन साथी चुन सकती हैं क्योंकि अगर भविष्य बनाना है तो ये जरूरी है। कुछ लोग इसका विरोध करते रहे मगर अधिकतर इस निर्णय से सहमत है। और 3 साल पूरे होने पर उस सुनसान द्वीप पर एक बच्चे की पहली रोने की आवाज गूंजी। एक दंपति के यहाँ जन्मा वो बच्चा केवल एक नवजात नहीं था, वो इस बात का प्रमाण था कि इंसानियत सबसे कठिन हालातों में भी बच सकती है। वो उन सब के लिए आशा की एक किरण था। अब उनका संघर्ष सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की खातिर भी था। धीरे धीरे कुछ और बच्चे पैदा हुए और द्वीप में फिर से जीवन की हलचल दिखाई देने लगी। जो बच्चे उस द्वीप पर पैदा हुए उनके लिए वही जंगल, वही पहाड़ और वही समुद्र ही पूरी दुनिया थे। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था कि 4 साल पूरे होने पर एक नई अनजान बीमारी फैलने लगी। ये एक अजीब तरह का बुखार था जिसके लिए उनके पास कोई भी उपचार नहीं था। कुछ ही सप्ताहों में 10 लोगों की मौत हो गई जिससे पूरे समूह में भय फैल गया। समय के साथ उन्होंने जीवित रहने के कई और तरीके सीख लिए थे। उन्होंने जंगल में पाए जाने वाले जंगली सुअरों को पकड़कर पालना शुरू किया। वे पहाड़ों से पक्षियों के अंडे ढूंढकर उन्हें सेते और इस तरह मुर्गियां पालते। ये मांस का एक स्थिर और भरोसेमंद स्रोत बन गया। उन्होंने अपने रीति रिवाज भी तय कर लिए, जैसे साल में एक दिन जंगल और पहाड़ों की पूजा। एक दिन मछली पकड़ते हुए उन्हें तट पर एक लकड़ी का बक्सा तैरता हुआ मिला। सभी को लगा कि इसमें कोई कीमती खजाना होगा और इसे लेकर झगड़ा भी शुरू हो गया। लेकिन जब आर्थर ने बक्सा खोला तो उसमें कुछ पुरानी किताबें, एक डायरी और कुछ तस्वीरें मिली। डायरी पढ़कर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो उन्हें उस दुनिया की याद दिला रही थी जिसे वे लगभग भूल चुके थे। डायरी की हर लाइन उन्हें याद दिला रही थी कि वे सिर्फ जंगल में जीने वाले लोग नहीं थे बल्कि इंसान थे जिनका एक बीता हुआ जीवन, एक परिवार और एक घर हुआ करता था। उनकी हिम्मत और जज्बा ही असली इंसानियत थी। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ये संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। 6 साल बीत चुके थे। एक दिन कुछ लोग जंगल में शहद इकट्ठा करने एक ऊंची चट्टान पर चढ़े। तभी एक आदमी की नजर नीचे पड़ी। पत्तों के ढेर के बीच कुछ चमक रहा था। जब वे नीचे पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। वहाँ एक छोटा विमान गिरा पड़ा था, पूरी तरह टूट चुका और उसके पास 2 कंकाल पड़े थे। विमान के अंदर जब उन्होंने खोजबीन की तो उन्हें पुराना नक्शा मिला। ये नक्शा उसी द्वीप का था और उसमें समुद्र के रास्ते बाहर निकलने का एक मार्ग दिखाया गया था। उस रात सब लोग बड़ी आग के चारों ओर जमा हुए। आर्थर ने गंभीर आवाज में कहा कि अब किसी चमत्कार का इंतजार करना बेकार है, हमें खुद ही इस द्वीप से बाहर निकलना होगा। अब उनके पास सिर्फ 160 लोग बचे थे। उन्होंने सूखी लकड़ियों, लताओं और बड़े बड़े तनों का इस्तेमाल करके बेड़े बनाने का फैसला किया। ये काम बेहद कठिन था लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। पूरे 1 साल तक वे दिन रात मेहनत करते रहे। एक टीम बेड़े बनाती
थी, जबकि दूसरी अगले 6 महीनों के लिए भोजन इकट्ठा करती रही। धीरे धीरे उन्होंने कुल 18 बेड़े तैयार कर लिए, जिनमें से हर एक पर लगभग 10 लोग बैठ सकते थे। 18 अक्टूबर 2016, 7 साल बाद वो सुबह आ ही गई। जाने से पहले उन्होंने द्वीप की मिट्टी को माथे से लगाया, उस धरती को धन्यवाद दिया जिसने उन्हें इतने सालों तक जिंदा रखा। फिर सब लोग अपने अपने बेड़ों पर सवार हो गए। शुरुआती 3 दिन बेहद डरावने थे। रात के अंधेरे में समुद्र के विशाल जीव उनके बेड़ों से टकराते रहे। उफनती लहरें उन्हें डुबो देने की धमकी देती रहीं। 10 दिन बीत गए, लेकिन नक्शे में दिखाए स्थान पर कोई जमीन दिखाई नहीं दी। उन्हें शक होने लगा कि शायद वे रास्ता भटक चुके हैं। 15वें दिन रात के समय उन्हें दूर एक विशाल जहाज की रोशनी दिखाई दी। सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाजें वहां तक नहीं पहुंची। जहाज अंधेरे में चुपचाप उनके सामने से गुजर गया और उनके साथ उम्मीद भी जाती रही। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी यात्रा जारी रखी। 20वें दिन दोपहर के समय उन्हें दूर एक छोटी नाव दिखाई दी। वो कुछ स्थानीय मछुआरों की थी। जब वे करीब आए और उन्होंने 160 कमजोर आधे टूटे बेड़ों पर बैठे इंसानों को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत रेडियो पर मदद के लिए संदेश भेजा। कुछ ही घंटों में नेवी के बड़े जहाज वहां पहुंच गए। उन्होंने चारों तरफ से बेड़ों को घेर लिया और एक एक करके सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जब दुनिया को उनकी पूरी कहानी पता चली तो कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि लोग 7 साल तक ऐसे नरक जैसे हालात में जिंदा रह सके। SS वराठा के गायब होने से जुड़े सभी षड्यंत्र सिद्धांत झूठे साबित हुए। उन लोगों ने उन 7 वर्षों में अपना सब कुछ खो दिया था, अपना जहाज, अपना घर, अपने परिवार और अपनी पुरानी दुनिया। लेकिन उन्होंने जीवन का असली मतलब समझ लिया था। उन्होंने सीखा कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर कैसे जिया जाता है, कैसे छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी होती है और कैसे इंसानियत किसी भी कठिनाई से कहीं बड़ी होती है। उनकी ये कहानी आज भी साहस और उम्मीद का प्रतीक मानी जाती है।